ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन में करते हैं। देखिए आपके पास कुछ ऐसे गिवन दिया है क्वेश्चन कि a प्लस बी गिव्स x। स्लो फास्ट। और ये कैसी रिएक्शन है बोलो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। A2 प्लस B2 कैसी रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या है उसका मैकेनिज्म है, एक्सोथर्मिक A2 प्लस B2 ये मैकेनिज्म दे दिया है। मेन रिएक्शन कौन सी है हमारी? आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी और आपका ये क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखिए सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करने से पहले देखिए कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप है या 2 स्टेप है। अगर सिंगल स्टेप है एक माउंट बनेगा। अगर कैसा रिएक्शन है 2 स्टेप तो कैसे माउंट बनेंगे? 2 माउंट बनेंगे। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, ये रिएक्शन कैसे स्टेप है? 2 स्टेप है, तो कितने माउंट बनेंगे? ये पहली बात है। सेकंड रिएक्शन देखिए, पहला हमारा काम क्या है कि ये देखना कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो। तो रिएक्शन कैसी है? एक्सो। तो इसका पॉइंट कहाँ आएगा? कहीं यहाँ पे। और इसका पॉइंट कहाँ आएगा? कहीं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा रखना है इस वाले पार्ट से। इन केस ऑफ एक्सो उल्टा हो गया, सॉरी ऐसे कुछ होगा, सॉरी H जो आपका प्रोडक्ट है वो कम होगा हीट ऑफ रिएक्टेंट से। आप देख सकते हैं ये क्या है? हीट ऑफ द प्रोडक्ट। और ये क्या है आपका? हीट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? अब बस लास्ट चीज, फर्स्ट स्टेप कैसा है? स्लो या फास्ट? फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैसा है आपका? सेकंड स्टेप कैसा है आपका? तो स्लो में मुझे क्या ध्यान रखना है? अगर मान लीजिए मैं माउंट कुछ इस तरह से बना देता हूं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका ये वाला पार्ट है यहां से, ये देखिए ये आपका फर्स्ट स्टेप और ये यहां से यहां तक क्या है आपका? सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी और ये किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है? सेकंड। मैंने आपको लिखवाया था ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लो विल बी द रिएक्शन। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन स्लो होगी। तो मुझे देख के पता लगा इतनी बड़ी है, तो ये कैसा स्टेप है? स्लो। और ये कैसा स्टेप है? फास्ट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? कल्याण सेंटर समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ। और किसी को भी कोई डाउट है सेंटर तो बताइए। अब एक काम करते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं इसी में। अब यही ग्राफ मैं किसके लिए कर देता हूं आपका? एंडोथर्मिक के लिए। किस लिए करना है मुझे ग्राफ? ये एंडोथर्मिक। तो बस कुछ नहीं, क्या करना है आपको? बस एक यहाँ पे, कैसे बनेगा ग्राफ? पहला स्टेप कैसा है देखो, स्लो। वो किससे पता लगेगा आपको?
समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई आपसे पूछता भी है तो आप हमेशा ध्यान रखना ये क्या है आपका A2 प्लस B2, ये क्या है आपका AB, और ये क्या है बीच वाला X, मतलब A2 से B2 X तक ये फर्स्ट स्टेप एंड X to AB कैसा है आपका सेकंड स्टेप। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी भी सेंटर में कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ नेहरू सेंटर बोलो। सर हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था एक स्लोप वाला। अच्छा हाँ ठीक है बोलो। हाँ एक्टिवेशन एनर्जी निकली थी। अच्छा जिसमें स्लोप को हमने दे दिया था, स्लोप को हमने बोला था EA बाय 2.303 R माइनस करके, यस सर। जिसमें कैलोरीज में निकाला था हमने। हाँ यस सर। हाँ बताइए बताइए बोलिए। तो सर इसमें हमारा एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू आर आया था जो कि गैस कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ तो सर एक्टिवेशन एनर्जी और आर का यूनिट सेम कैसे हो सकता है? नहीं देखो अभी मैं बताता हूँ आपको। आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया था माइनस EA बाय 2.303 वो मैग्नीट्यूड इक्वल किया था हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हमने उनका मैग्नीट्यूड इक्वल किया था। आप समझिए उस बात को। एक बार दिखाओ जरा मुझे क्वेश्चन क्या है वो। ठीक है आपने देखेंगे उसमें स्लोप दिया हुआ था -1 बाय 2.303 R था क्या? एक बार क्या था स्लोप? माइनस -2.303 -1 बाय 2.303, तो ये हो गया EA बाय 2.303 R माइनस। अभी आप पता ध्यान से देखो ये मैग्नीट्यूड इक्वल आया है, मैग्नीट्यूड आप समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड इक्वल आया है ये तो कभी भी आप इक्वेशन को इक्वेट करोगे उसमें यूनिट से कोई मतलब नहीं है, वो उसका मैग्नीट्यूड देखा है हमने वहां से। ये तो नेचुरली अपने आप। अगर एक बात बताओ मुझे, आप R मत रखो यहाँ पे, आप R की वैल्यू पुट कर दो इनटू 2 कैलोरीज। देखिए अभी हम लोगों का जो है केमिकल काइनेटिक्स काफी हो गया है, पर केमिकल काइनेटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एम्स में काफी एग्जाम्स में पूछ लेता है वो। ठीक है एक छोटा सा टॉपिक रह गया कैटलिस्ट का। अक्सर कैटलिस्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है एक ग्राफ में बना रहा हूं आपके सामने, आप लोग उसे खुद करेंगे। ठीक है ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कोलिजन नंबर कि कितने कोलिजन हुए। ठीक है ये मैंने एक ग्राफ बनाया है विदाउट कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, आपको अगर आपने जब केमिकल इक्विलिब्रियम आपको VC में पढ़ाया गया था तो मैंने बोला था कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द स्पीड टू अटेन इक्विलिब्रियम। अब आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा कि कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट एक नेगेटिव कैटलिस्ट। एक्चुअल में कैटलिस्ट कहीं भी दो टाइप के होते ही नहीं है। कैटलिस्ट का सिर्फ मतलब ही होता है कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज करना। अब वो बात अलग है कि वो फॉरवर्ड रेट को इंक्रीज करेगा या बैकवर्ड को, या तो प्रोडक्ट को बनने में प्रमोट करेगा भाई प्रोडक्ट और बने, या वो प्रोडक्ट को बनने से रोकेगा। हर केस में कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है अब आपसे मैंने पूछा इस ग्राफ को आप प्लॉट कीजिए विद कैटलिस्ट। आपको ग्राफ बनाना है किसका, इसी में बनाना है आपको उस ग्राफ को विद कैटलिस्ट। ये इस टाइम पे ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट, आप लोग बनाइए विद कैटलिस्ट। ध्यान रखिएगा कि आपको लिखवाया गया था कि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है। E A
ऐसा बोला जाता है कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या कर देगा बोलो, बोलो ना लाइक। आप लोगों ने देखा सिर्फ इसने क्या किया, EAC, आप देख लीजिए सिर्फ इसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है। और आप एक चीज पर और ध्यान दे सकते हैं, क्या इसने एक चीज हमेशा कांस्टेंट रखी, ये क्या है आपका हीट ऑफ द रिएक्टेंट, ये क्या है आपका हीट ऑफ द प्रोडक्ट। और आप बहुत ध्यान से देखना जरा इसको, इतना क्या है आपका डेल एच, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। दोनों ही केस में डेल एच कैसा रहेगा आपका कांस्टेंट। तो सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, बाकी सब चीज कैसी रहेगी कांस्टेंट। वो एग्जाम में आपको बना के देगा इस टाइप से ग्राफ, आपको याद रखना है। नीचे वाला कैसे है विद कैटलिस्ट, ऊपर वाला कैसा है विदाउट कैटलिस्ट, ये याद रखना है आपको हमेशा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ना ऐसे मत बनाना, आप ऐसे बना लो इसको शिवलिंग टाइप, नहीं इसको थोड़ा सा पीक को थोड़ा सा पॉइंटेड करो, थोड़ा पॉइंटेड करना, सबने इतना मोटा सा बना दिया ऊपर से। देखिए इस ग्राफ को ऐसे मत बनाना गलती से भी, ऐसे मत बनाना इसको, ये ऐसे मत बनाना जिसने बनाया हो, ये काफी लोगों ने बनाया होगा ऐसा शिवलिंग की तरह, नहीं इसको हमेशा ये थोड़ा पॉइंटेड रखना है इसको। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये ग्राफ 1 ग्राफ 2, क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी पे अपनी अपनी। बात नहीं
है आपका कर्व 2। क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट del H EA forward, EA backward. Question 2. ये तो आपको निकालना है कर्व फर्स्ट के लिए, फिर आपको निकालना है कर्व 2 के लिए। कैलकुलेट del H EA फॉरवर्ड EA बैकवर्ड। थर्ड क्वेश्चन, catalyst change the extent of the ये तीनों क्वेश्चन कर लिया। देखिए रिएक्शन चाहे विद कैटलिस्ट हो या विदाउट कैटलिस्ट, del H हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और del H कहाँ है इसमें, ये रहा del H, सबको दिख रहा है? हाँ, तो del H कैसे निकालोगे आप लोग? मैं निकाल रहा हूं अभी किसके लिए, 1 के लिए। del H is equal to 100 minus 110 minus 10 किलो जूल। और आपको पता लग गया होगा ये कैसा है, रिएक्शन कैसी है, ये एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब आपको क्या निकालना है कर्व 1 के लिए, EA फॉरवर्ड। EA फॉरवर्ड देखो, ये क्या है आपका EA फॉरवर्ड, और ये क्या है आपका EA बैकवर्ड। EA फॉरवर्ड कितना होगा बोलो, 150 माइनस 110 कितना आएगा आपका 40। और EA बैकवर्ड 150 माइनस 100 कितना आएगा आपका 50। आया सबको समझ में? अब आते हैं किस पे, कर्व 2। del H कैसा रहेगा, सेम माइनस 10। EA फॉरवर्ड ये रहा आपका, देखो कितना अच्छा है ये रहा। तो कर्व 2 के लिए EA फॉरवर्ड क्या होगा, 130 माइनस, आवाज नहीं आ रही किसी की, और EA बैकवर्ड 130 माइनस 100 कितना हो गया। आप लोग देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी किसने, कैटलिस्ट ने। अब क्या बचा, थर्ड। तो अकोला सेंटर थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे मुझे, बताइए। फर्स्ट सेकंड में मैंने आपकी हेल्प की है, थर्ड आप बताओगे मुझे। मतलब नहीं दोगे आंसर? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, इट ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे लिख देना नो, लिख दीजिए कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब ये होता है कि और ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब जहाँ रिएक्शन पहले 1 आवर में हो रही थी अब 2 आवर्स में हो गई। एक्सटेंट को के बोल सकते हैं, कि क्या होता है, के अच्छा वो रिएक्शन कोशेंट हाँ, कह सकते हो, बट नहीं, मतलब वो एक्सटेंट इक्विलिब्रियम नहीं है। एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि आप कितना और टाइम ले रहे हो। देखिए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, catalyst does not change the extent of the reaction,
It only increases the rate of reaction. सर हाँ बोलो. तो इसका रिजल्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम. देखिए मतलब आप एक काम करो, इसको ना इक्विलिब्रियम से अभी कनेक्ट मत करो. मतलब आप जो बोल रहे हो वो ठीक है. आप मुझे एक बात बताओ, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को देखिए एक बात मुझे बताइए आप, छोटी सी बात, अगर आप कोई रिएक्शन करनी है तो उसकी एक फिक्स थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, मानते हो आप लोग? अब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज नहीं किया उसने, सिर्फ क्या किया है, आपका नेट जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट कम करती है. आप समझ रहे हो? एक्सटेंट ऑफ एनर्जी का डायरेक्टली कनेक्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से. बात बिल्कुल ठीक है, जो आपने बोला है मैं उसे गलत नहीं करा, बिल्कुल कह सकते हो आप वैसा उसको, पर इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप फिर ये कहोगे सर ये तो सिंपल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कहीं पे भी नहीं है इसमें. समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम कुछ है नहीं. बेसिकली इक्विलिब्रियम है क्या कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड से आप देख रहे हो, जहां पे रिएक्टेंट पूरा 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा है प्रोडक्ट में. कैटलिस्ट की हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है. जहां आपकी रिएक्शन पहले 1 घंटे में होती है, वो रिएक्शन हाफ एन आवर में हो जाएगी. आप समझ रहे हो मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. चले आगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The activation energy of a first order. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है वो एग्जाम में, आप लोगों से पूछेगा. At 300 Kelvin is 60 kilojoule per mole. In the presence of catalyst, the activation energy इस क्वेश्चन को करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को लॉगरिथम की यूज पड़ेगी, लॉग की जरूरत पड़ेगी आपको. तो जहां पे आपको लॉग की जरूरत पड़े वहां मुझे आप बता दीजिएगा, वहां पे लॉग की जरूरत पड़ेगी आपको. सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को. देखिए आपको ये क्वेश्चन निकालना है एरिनेस इक्वेशन से. k = a e की पावर -ea/rt. एक बार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एक बार विदाउट कैटलिस्ट. log K1 by K2 is equal to log e raised to the power -10 by RT. आपने सॉल्व नहीं किया इसे, आपने निकाला तो ठीक है, सॉल्व भी करो इसे. देखो आइए देखिए, देखिए दो चीज से पूछिए, बातें नहीं. बस ये बात ध्यान रखना एग्जाम में कि इनिशियली जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो 60 जूल थी, किलो जूल थी, और कैटलिस्ट को रखने से वो कितनी हो गई 50.
कभी कभी वो एग्जाम में ऐसा बोल देता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी 75% कम हो गई, 10% कम हो गई, 20% कम हो गई। बस ध्यान रखना इस बात को, वो कैसे भी पूछ सकता है आपसे। तो पहले इनिशियली K is equal to A e की पावर माइनस EA by RT। तो K A मुझे पता नहीं क्या होता है, EA कितना दिया, माइनस 60 by RT। अब निकालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट A e की पावर माइनस EA AC मैंने कर दिया ऐसे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बात नहीं, Kc is equal to A e की पावर माइनस 50 by RT। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड बाय फर्स्ट। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इस क्वेश्चन को देखना है। आप एक काम जरूर करना, यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर लेना, या तो आप बाद में जाके जूल में कर लेना इसे बाद में, नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा। E की पावर 10 RT, यहाँ पे 10 किस में आपका, किलो जूल में, इसे जूल में करो। इसके बाद देखो मैं क्या करूंगा अभी। यहाँ से 1.74 आ रहा है वैल्यू, 1.7 तुमसे पहले निकाले 1.74। लॉग केसी बाई के कितना आएगा आपका 1.7, और जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो 55 टाइम्स, ये 5.74 है। चेक करो कैसे हो सकता है ये डिवाइड किया, चेक करो जरा एक बार, उससे करो ना कैलकुलेटर से, कुछ और मत करना। और ऐसे आप लोग निकाल लेंगे लॉग केसी बाय के की वैल्यू निकालनी है आपको। इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको केसी बाय के। इसमें क्या, इसमें नहीं है लॉग केसी बाय के कितना आएगा आपका 1.74, और केसी बाय के की वैल्यू आएगी, मुझे एग्जैक्टली लेना पड़ेगा 55। देखिए अप्रॉक्स में निकालिए मैंने, इसको चेक कर लेना एक बार। ये एंटीलॉग इसका 55 आएगा, तो मेरे को लगता है कि Kc is equal to 55K। एक बार आप लोग इसे चेक कर लेना 55 है कि नहीं है, मैंने ऐसे निकाल दिया है रफली, होगा ये सही, बट फिर भी यही है ना 55, यही होगा 55 ही होगा, मैं सही कह रहा हूँ। एक मिनट दोबारा बोलिए, आपको घंटा क्या बोल रहे हो आप? 15 टाइम्स ये रहेगा ना, 55 नहीं रहेगा। ये इसको ना एक बार आप एंटीलॉग में निकाल के देख लेना, ये मैंने निकाला है ना, यही आ रहा है ना, मैंने ये रफली यार ऐसे ही निकाल दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने भी देखा निकाल के, उनका ही 55 टाइम्स आ रहा है एंटीलॉग में। मतलब मेरे को लगता है कुछ ऐसा आएगा
कि 0.74 का एंटीलॉग होगा 5.5 वो 50 समथिंग और इंटू 10 की पावर में जाएगा। तो मुझे लगता है ये आना चाहिए। आप इसे चेक कर लेना एक बार एंटीलॉग को। करेक्ट है ना? यहाँ पे कुछ लोगों ने निकाल के देखा सही आया, एक बार चेक कर लो, देख लो, क्योंकि मेरे पास ना लॉग टेबल नहीं है। ठीक है, सही था ना? ठीक है, वैसे मैं ठीक था, मुझे पता था। हाँ, और आपको एग्जाम में ये एंटीलॉग की वैल्यू मिलेगी, आपको ये एंटीलॉग की वैल्यू मिलेगी। और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा कि जैसे आपका लॉग केसी बाय के, ध्यान रखना ऐसे आ जाएगा, लॉग केसी बाय के आपका ऐसा आएगा 4, या आपका आ जाएगा 2, तो डायरेक्टली आप कह दोगे 10 की पावर 2, डायरेक्टली आप बोल दोगे केसी बाय के इज इक्वल टू 10 की पावर 2। या तो वो आपको इतना इजी देगा या फिर वो आपको एंटीलॉग की वैल्यू देगा, ये एंटीलॉग की वैल्यू आपको देगा। हाँ नेहरू सेंटर बोलिए। सर हमने जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसमें कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है? आप बोलो, हाँ आगे बोलो, आप आगे बोलो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो किसी भी ऑर्डर से इस बात को कर सकता है। वो ऐसा भी कर सकता है कि शायद आपको एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे ही ना, क्योंकि एरनेस्ट इक्वेशन में कहीं भी ऑर्डर की बात की नहीं गई है। हाँ, कोई यूज नहीं है उसका कोई यूज नहीं है। वो एक, आप हमेशा ध्यान रखना, एरनेस्ट इक्वेशन में कहीं पे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। वो सारे क्वेश्चन निकलेंगे आपके k इक्वल टू a e की पावर माइनस e बाय RT। Sir, is the answer n is to 1? एक मिनट, आपने जो मेरा क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर बताया है क्या? अभी मैंने इसके ऑप्शन भी लिखने हैं। ऑप्शन देखो एक बार ऑप्शन देखो इसके। हाँ एक मिनट, मैं बताता हूँ। हाँ, अकोला सेंटर क्या बोला आपने, दोबारा बोलो। नहीं, देखिए आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए, आप कभी भी उसका बहुत जल्दी आंसर मत करो। वैसे गलत है फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं तो शायद मुझे लग रहा है गलत है। आप पहले जल्दी ट्राई मत करो, यही गलती आप एग्जाम में करके आते हो। आपने कर दिया सीधा ये लो सर, फर्स्ट ऑप्शन आंसर गलत, और आपके नंबर भी चले गए। आप लोग बहुत आराम से पहले सोचो उसने क्या बोला है। उसने बोला है रेट कांस्टेंट का रिलेशन किसके साथ? एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। टेम्परेचर कैसा रखा है उसने? कांस्टेंट। आप दोनों को पहले देखो उससे क्या रिलेशन है दोनों का। हाँ, सेकंड ऑप्शन कुछ अच्छा है। अकोला सेंटर सेकंड ऑप्शन तो नहीं है कहीं, बोलो। हाँ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक। देखिए कैसे, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e a बाय RT। लॉग लो। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि E A 2.303 RT log A माइनस log K। अब आप देखिए, अभी अगर K की वैल्यू ज्यादा होगी तो log K ज्यादा होगा, log K ज्यादा होगा तो E A कम होगा। देखा आपने कितना अच्छा है? K ज्यादा, log K ज्यादा, E A कम हो गया। और आप गलती से इसको 2 मत लिख के आ जाना। देखिए ये सबसे गंदा आंसर है और ये धोखा भी है बहुत बड़ा। E1 इज इक्वल टू 2E2। काफी स्टूडेंट जो है बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उस पर टिक कर देते हैं। मत करना गलती से भी, बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ऐसे कैलकुलेट चैम्बूर सेंटर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चैम्बूर सेंटर चैम्बूर सेंटर Sir said
व्हाट इज सेंटर? क्या आंसर होगा इसका? -z। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डेल एच इज इक्वल टू, क्यों डेल एच क्या होता है? ये होता है डेल एच। आया समझ में सबको? नोट कर लो कॉपी पे से। मॉड्यूल लेके आए, मॉड्यूल दिखाओ। हाँ -z। हाँ, देखिए अगर एग्जाम में आपके पास ऑप्शन है z एंड -z, तो आप -z पे टिक करेंगे, पर वो ऐसा करता नहीं है। ऐसे ग्राफिक क्वेश्चन में जब वो मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे देता है ना, तो माइनस नहीं देता, क्योंकि जब वो यहाँ पे दिखाएगा यहाँ माइनस में देगा। आप क्या, अगर -z आता है तो आप -z पे टिक करो, पर वो ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है कि जहाँ माइनस का यूज हो, इसलिए मैंने यहाँ पे z लिखा है आपको। अगर माइनस में ऑप्शन होगा तो माइनस पे टिक करेंगे, क्योंकि रिएक्शन कैसी है ये? एक्सोथर्मिक। आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, देखिए ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बेसिकली इंजीनियरिंग में है, हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। ये आपके मॉड्यूल में भी है शायद, पेज नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 73। उस ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन कि एक ही टाइम पे एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट देता है, मतलब एक रिएक्टेंट दो पाथ फॉलो करता है, एक दोनों ही कैसे? बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो रिएक्टेंट कौन है? ए। प्रोडक्ट क्या बनता है? बी और सी। पर ए जो बी और सी बना रहा है, दोनों के रेट अलग अलग है, दोनों के रेट कांस्टेंट अलग अलग है। एक ही टाइम पे दो प्रोडक्ट बना रहा है अलग अलग रेट से, उसको हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपका आ रखा है केरला पीएमटी में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं करना क्या है। अगर आपको निकालना है परसेंट कंपोजिशन ऑफ बी, तो उसका रेट कांस्टेंट अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। परसेंट ऑफ सी K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि इसे बताने के लिए बहुत कुछ है, बट आपके मेडिकल में नहीं है। डायरेक्टली अगर पूछेगा भी तो इस पे बेस पूछेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका। आप लोग अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखिए और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिए, निकालिए इसका आंसर। हाँ बोलो बोलो। Sir, the answer approximately 77% and 23%. हाँ, एक मिनट मुझे देखना होगा निकाल के। हाँ, अप्रोक्सीमेट, आई थिंक इसका डी ऑप्शन होगा जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। डी ऑप्शन आपका ए का परसेंटेज आएगा 76.83। 76.83 ऑप्शन ही नहीं है, तो सही डी ऑप्शन। सबसे बड़ा है परसेंटेज ऑफ बी आएगा आपका 76.83 परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ सी 23.17। ये आंसर आएगा आपका। अच्छा, चैम्बूर सेंटर में कल एक डाउट पूछा था मेरे से किसी ने, चैम्बूर सेंटर में रेट इंटीग्रेट इक्वेशन, आप पूछो। वो मैंने आपको कल इसलिए नहीं बताया कि वो जो है अभी बताने का है, मतलब बोर्ड पे समझाऊंगा मैं आपको उसे। देखिए आइए। Yes sir, integrating equation. हाँ, मैं समझाता हूँ उसको भी। देखिए इन्होंने एक डाउट पूछा था मेरे से, रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन वही होती है जो मैंने आपको लिखवाई थी। आपको अगर याद होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए KT इज इक्वल टू 2.303 log A0 by A, और कुछ बुक इसे ऐसे भी लिखती हैं, और नहीं बातें नहीं, A by A minus X। और मैंने आपको कहा था आप क्या यूज करेंगे, आप इसे यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और
A इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, है ना, याद रखना। और इसको मैं एक तरह से और लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू ए नॉट हाफ एक ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें रेडियो एक्टिव डिके के लिए मैंने आपको बताया था, रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसमें ए क्या है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट क्या है इनिशियल, टी क्या है यहाँ पे टोटल टाइम, और टी हाफ क्या है यहाँ पे हाफ लाइफ। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, कभी भी पूछ सकता है, लिख लो इसको, बस पता होना चाहिए आपको। चैम्बूर सेंटर अब समझ में आ गया आपको? डाउट आपका चैम्बूर सेंटर? यस सर। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है इस इक्वेशन में कि ये इक्वेशन कैसे आया है, ये इक्वेशन इसी से आया है, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है वो अभी। तो हमने लास्ट इक्वेशन लिखा है a इक्वल्स a0 into 1.3 by half life। हाँ, तो अभी जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी टाइम पीरियड, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वाला टाइम पीरियड ऐसे, आपका एक टोटल टाइम है कि कितने टाइम में कितना बना, टोटल टाइम, ये वाला टी है, ये वाला टी है। पर मैंने इस फॉर्मूले को अच्छा दिखने के लिए ऐसे लिख दिया, टी बाय हाफ लाइफ। ये सब एक ही, कोई बात इसलिए पूछा डाउट, ये सब एक है ये। पर ये से यूज होता है रेडियो एक्टिव डिके। देखिए मेरी बात सुनिए, ये फॉर्मूला जो है आपका काफी बार मतलब मेडिकल में ज्यादातर एआईपीएमटी पूछता है कि एक रेडियो एक्टिव डिके हुआ, ठीक है, और ध्यान रखना वो ऐसा करेगा, इसको ग्राम में भी दे देगा इस इक्वेशन को, वो बोलेगा 64 ग्राम, 64 ग्राम, ठीक है, आफ्टर टाइम 32 मिनट्स, 32 मिनट्स दे देगा वो, और बोलेगा इसकी हाफ लाइफ कितनी है 4 मिनट्स। आप बताओ कितनी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी? बहुत अच्छा, A इज इक्वल टू ए नॉट हाफ टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ। ए इनिशियल कितना था 64, बहुत ही अच्छा आंसर आएगा 32 बाय 4, थोड़ा बड़ा ले लो, 8 ले लो इसको, 8 ले लो, अच्छा लगे, एंड हाफ 8 कितना हो जाएगा 256, 64 बाय 16, तो कितना बचा आपका 4 ग्राम। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियो एक्टिव डिके में। अब आप ऐसे मत पूछना मुझसे कि सर एक बात बताओ, ये आपने ग्राम में क्यों लिया, मोल्स पर लीटर में क्यों नहीं लिया? रेडियो एक्टिव डिके में वो आपको ग्राम में भी देगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड है, दोनों के मोलर मास सेम है, कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो किस पे डिपेंड कर गया? उसके मास पे। भाई ए भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब एक ही कंपाउंड का तो डिके हो रहा है, आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखो तो इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगी, W इज इक्वल W नॉट 1/2 T बाय T हाफ। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि कभी कभी AIPMT में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको फिजिक्स में भी सिखाया जाए, फिजिक्स में भी होगा, मॉडर्न फिजिक्स में बाद में ये बताया जाएगा आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है? नोट कर लीजिए कॉपी पे से, देखो, देखिए सुनिए ध्यान, सब सुनिए, बातें नहीं। देखिए अभी तक आपने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है उन रिएक्शंस में हम लोगों ने सिर्फ कंसंट्रेशन की बात की। किसकी बात की हमने? कंसंट्रेशन की। पर अब क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा वेपर प्रेशर से रिलेटेड, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फिर हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ देखेंगे बोर्ड पे क्या हो रहा है, कोई क्वेश्चन लिखेगा अभी कोई भी, ठीक है? देखो अभी इस क्वेश्चन को मत लिखो, देखो इधर ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक गैसियस रिएक्शन है, उसको A2 gives B plus half C। इस रिएक्शन करने में हमारा प्रेशर इंक्रीज हुआ 100 mm to 120 mm in 5 minutes। What is the rate of disappearance of A2? मतलब
ये क्वेश्चन बहुत आसान होता अगर ये क्वेश्चन दिया होता इसने किसमें, मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में। ऐसे आपको वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन देगा। तो मैं आपको समझा देता हूं कि हम लोग यहां पे इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, आपको क्या दिया, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दिया है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक बार बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब उसने क्या दिया आपको, पी नॉट, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, पीटी, पीटी इज द total pressure at time t। अब आपको इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है आपको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आइए देखिए बनाते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखिए इक्वेशन, ए गैस, बी गैस प्लस सी गैस। इनिशियल कितना था आपका, पी नॉट। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इनिशियल कंडीशन है इसमें, इनिशियल 0 0। उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी ये कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स, एक्स एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी कितना होगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स। ये कितना है आपका, पीटी। समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं है। तो यहां से आपका पीटी कितना आया, पी नॉट प्लस, ठीक है। अब आप ऐसे केस में, अब जब आपको इक्वेशन लिखनी है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, क्या लिखोगे आप, बोलो मुझे, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। और एक्स की वैल्यू तो आप जानते हो, कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू, पी टी माइनस, यहाँ पर कर दो, अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये सॉल्व किया मुझे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो आपको बस ये सिखाना था कि ये फॉर्मूला क्या है, बस रिएक्टेंट के टर्म्स में पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, बस ये बात आपको सिखानी थी मुझे। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे। पहले मुझे बताइए इस पूरे डेरिवेशन में किसी को कोई भी डाउट, किसी भी सेंटर में कोई डाउट, नेरुल, खारगर, बोरीवली, कल्याण, थाने, चैंबूर, पुणे, नासिक, दादर, पवई, अकोला, अंधेरी, कोई डाउट, चलिए लिख लीजिए नोटबुक पे। क्या हो गया, पूछो क्या हो गया, मैं कुछ आपकी हेल्प करूं। हाँ बिल्कुल लिखा है मैंने, नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इस रिएक्शन का उससे कोई मतलब नहीं है। जो बोल रहे हो ना, मेरा मतलब सिर्फ किससे, पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स से। क्या पता वो आपको एक्स की वैल्यू एग्जाम में देते, अगर उसने एग्जाम में दिया ही आपको पी नॉट और पीटी है तो आपको एक्स क्या रखना पड़ेगा, पीटी माइनस पी नॉट। देखिए अभी आप इस डेरिवेशन को लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, कौन सा
चिल्ला रहा है सर हाँ अकोला सेंटर बोलिए 6/3D एक बार दोबारा बोलो 6/3D नहीं 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 आप देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूं पहले एक क्वेश्चन में एक बार ठीक है देखिए इनिशियली कितना था आपका 100 0 0 आफ्टर टाइम t कितना हो गया 100 माइनस x x एंड x बाय 2 ठीक है अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा आपको आंसर दिखाई देना लाइक तो लिखो मत लिखे जा रहे हैं लगे रहेंगे अंधेरी सेंटर अरे नालायकों लिखो मत अभी पहले समझो इसको काफी सेंटर्स में लोग लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हो अभी पहले समझो इस क्वेश्चन को नालायकों पहले देखो ये होगा कैसे फिर बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप खुद करना उसे अपने आप अभी एक बार देखिए पहले क्या हो रहा है आपको पता है लॉजिक सीखना है इसका 100 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 120 देखो क्या हो गया ये x से x कैंसिल हो गया x बाय 2 इज इक्वल टू 20 x कितना आ गया आपका समझ में आया कि नहीं आया x आ गया आपका अब बताओ कैसे करेंगे इसे अब इसके बाद आपको इसमें निकालना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 तो आप कैसे निकालोगे बोलो मुझे सबसे पहले 100 था अब यहां से आप निकाल दीजिए 100 माइनस एक्स 100 माइनस 40 कितना आ गया आपका 60 क्या आ गया आपका 60 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना है आपका -8 अब देखिए इसे और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए आराम से देखो इसको और बस देखते ही रहो कोई डाउट है तो पूछो उससे क्या हुआ कोई बोलना है बोल दो आज भूल जाओ सबको आज बोल दो हाँ हाँ बोलो कौन बोल रहा है नहीं देखिए इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको कन्वर्ट करने की वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे कि आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं अगर आपने जो मुझे आंसर्स बोले हैं वो सेम यूनिट में बोले हैं तो बिल्कुल ठीक है और आपने अगर यूनिट चेंज की है इस यूनिट में तो आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं पवई में जो उन्होंने मुझे आंसर बताया था वो अपने देख लीजिएगा गलती कहां पे हुई है एक बार और अकोला सेंटर भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्यों दिया है? कहां दिया है मैंने मुझे बताओ On this slide it's आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे A यहाँ पे B यहाँ पे C है कुछ लेना देना ही नहीं है how? हाँ, yes. बोलो एक बात मुझे बताओ इनको जानते हो आप A to B C को देखिए मेरे से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप इनको जानते हैं तो जब तक आपको पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ लेना देना है यहाँ पे A है यहाँ पे B और C है कुछ देखो ना मतलब तो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है हमें यहाँ पे ना तो नहीं बैलेंस नहीं देखेंगे आप इसमें ठीक है देखो रंजन जी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए जो आपने मुझसे बात की थी क्वेश्चन को बैलेंस करने की तो देखिए इस इक्वेशन को मुझे यहाँ भी नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है यहाँ भी ऑक्सीजन और यहाँ पे भी तो यहाँ मुझे बैलेंस करना होगा इसे
5 हाँ सोचना नहीं बस। अब तो आपको बताइए 0.5 minus 2x plus 2x plus x is equal to कितना दिया 0.512। x कितना जाएगा 0.01। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। क्या क्वेश्चन है? सॉल्व कीजिएगा प्लीज, ऐसे इजी क्वेश्चन मेरे से करवाते हैं। इसका लॉग अगर आप लोगे तो मेरे ख्याल में आएगा 0. चेक कर लो। सर हाँ बोलो। सर ये रिएक्शन तो सेकंड ऑर्डर नहीं है। अच्छा आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगी। ये तो यहाँ पे मेंशन करेगा वो आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये मैंने आपको शायद देना भूल गया, सॉरी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है आपका ये। हाँ आपसे पूछिए क्या आपने ट्विस्ट क्यों लिखा है? इसको मैंने क्यों क्या लिखूंगा? ले लो x, बिल्कुल मैं ले लूंगा x। 0.5 माइनस x by 2। सर हाँ बोलो। तो जो आपने फॉर्मूला लिख दिया है log T0/2 T0 minus T2 वो यूज नहीं कर सकते? यार उसको ना मैंने पता है उस देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डेरिवेशन कराया था। वो बात आपकी उस डेरिवेशन को मैंने हर जगह यूज करने के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप वहां पे और यहाँ पे स्टेशियोमेट्री पता नहीं क्या हो जाए। मतलब मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन मत करो, लॉजिक से करो उसे। आप एक फॉर्मूला को अप्लाई मत करो, लॉजिक देखो ना कितना अच्छा लॉजिक है इसका। आप इस लॉजिक से करो। वो पता है क्यों आपका ऐसा हो रहा है? जब आपका P0 प्लस x इज इक्वल टू PT आ जाए, अगर कहीं गलती से इसकी स्टीशियोमेट्री 3 हो जाती, यहां पे 3 हो जाती, एक बार सब समझ लो। ये तब होता है जो आपने फॉर्मूला यूज किया था ना अभी PT वाला, वो फॉर्मूला तब वैलिड है जब ये 3 माइनस 2, यहां पे 3 स्टीशियोमेट्री हो, यहां 2 हो, दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए। आप कोशिश करो इसको ऐसे सॉल्व करने की। बात नहीं। देखिए इनिशियली मान लीजिए आपके पास P है 0 P माइनस 2x, ये कितना है x। देखिए अब यहां पे आपको दो बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है आपको? कि जब कभी वो आपसे बोलेगा कि आफ्टर 100% कंप्लीशन और एट इनफाइनाइट टाइम, दो बात बोल सकता है वो आपसे। क्या बोल सकता है? या तो बोलेगा वो आपसे 100% कंप्लीट हो गई है रिएक्शन, और एट इनफाइनाइट टाइम। इन दोनों में से कोई भी वो आपसे एक बात बोल सकता है एग्जाम में। तो उसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया। रिएक्टेंट पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया है। तो ये कितना बनेगा आपका? x बाय, मतलब जो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका? रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया आपका? प्रोडक्ट में। पूरा रिएक्टेंट आपका खत्म हो गया किसमें? प्रोडक्ट में। तो कितना बना देगा यहाँ पे वो? बाय। किसी को कोई भी डाउट है या इसमें कुछ लगता है तो पूछिए मुझसे। देखिए
अगर आप इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन है या कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख लो, ऐसे लिख लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इसे p माइनस एक्स कर लो, ये लो x/2, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे लिख लो। ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 100% कंप्लीट, 0.1645 और 400 सेकंड पे कितना था वो, ये टाइम कितना है आपका। तो सबसे पहली बात तो आपको निकालना पड़ेगा p/2, तो p/2 कितना दिया है उसने 100% कंप्लीट पे 0.1645, तो p कितना आ गया आपका 0.329। सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा आपका p माइनस एक्स प्लस x/2 कितना दिया है, सीधी इक्वेशन लगाओ। अब इक्वेशन कैसे लगाओगे, kt is equal to 2.303 log p by p minus x, k into 400, p कितना है कुछ ये आएगा 0.297। देखिए एग्जाम में आप बिल्कुल भी इस लॉग की टेबल से परेशान मत रहना, वो बहुत इजी टर्म देगा आपको, वो बिल्कुल भी टफ आपको नहीं देगा। और सेकंड क्वेश्चन तो हमारा पहले तो नहीं निकल जाएगा, आपका रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। सेकंड पूछा है प्रेशर ऑफ CO आफ्टर 400 सेकंड, 400 सेकंड्स के बाद कैसे निकलेगा CO, p माइनस एक्स पूछा है, ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड में क्या पूछा है उसने, p माइनस एक्स। ये दोनों आंसर आपके निकल गए हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। सर वो 100% कंप्लीशन और इनफाइनाइट टाइम वो मतलब सेम ही क्यों है? ये बिल्कुल ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन A वाज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, देखिए कंप्लीटली डिसोसिएशन, इनफाइनाइट टाइम और थर्ड क्या था 100% डिसोसिएशन एंड हाँ एंड इनफाइनाइट टाइम। वो ये मान के चल रहा है कि एट इनफाइनाइट टाइम मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे रिएक्टेंट पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, प्रोडक्ट में। आया आपको समझ में कोला सेंटर? यस सर। ठीक है। कितना प्रेशर बोला है 270, मतलब 2p plus p is equal to 270 and p is equal to कितना आ गया 270 by 3 90। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन p minus x plus 2x plus x is equal to कितना होगा आपका 176, x x कैंसिल, p कितना है आपका 90 plus 2x is equal to 176, x कितना आएगा आपका Calculate the pressure at A at the end of the 10 मिनट, मतलब प्रेशर पूछा तो कितना P minus x 90 minus 43। किसी को भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे। दादा सेंटर आपको समझ में आया? ये दादा सेंटर
Yes, sir. खारगर सेंटर पे डाउट है आपको? खारगर सेंटर? नो सर। कल्याण सेंटर? नो सर। बोरीवली? नेरुल? नेरुल चैम्बूर? पुणे? पुणे नासिक? हाँ, कौन बोलो? पुणे नासिक? अंधेरी सेंटर पे डाउट है? क्या नाम है? मानसी। सर हाँ बोलो। बोला हाँ अकोला सेंटर बोलिए। आपने स्टेटमेंट बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स एंड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। हाँ ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। हाँ देखिए, पहले आप लोग सब ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखिए इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव किस केस में होता है? तो मैंने इनको बोला कि देखिए जब भी आपको देखिए ये कोई भी आपकी रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव c प्लस डी, आप बोलेंगे इसका सर रेट लो एक्सप्रेशन लिखिए, तो मैं लिखूंगा r इक्वल टू k a की पावर एंड b। आप बोलो सर लिखो a की पावर 2 एंड b की पावर 1, तो मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, पर तब जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूं x और यहाँ पे लिखता हूं मैं y। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहाँ पे x क्या होगा आपका 2, y क्या होगा आपका 1। अभी मैंने आपसे बोला है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं देखूंगा स्लो स्टेप, क्योंकि स्लो स्टेप कैसा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उससे मैं लिख दूंगा स्टिशियोमेट्री। अब मैंने आपको इक्वेशन दी a gives b, अब आपने बोला r is equal to k a x, और कहीं गलती से अगर b भी आ जाता है, अगर b भी आ जाता है तो x is always positive and y is always negative. Order of reaction with respect to reactant is always positive. और अगर कहीं उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपका प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके रेस्पेक्ट में हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? नेगेटिव। अब आप मुझसे पूछिए सर ऐसा क्यों है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ओजोन वाला, सबको याद होगा ओजोन वाला क्वेश्चन। उसमें आपका ओजोन की पावर शायद 2 आई थी और ऑक्सीजन की -1 आई थी। सब ध्यान से देखना, ओजोन की आई थी 2 और ऑक्सीजन की आई थी -1। वो मैंने कुछ नहीं किया था, वो अपने आप आई थी उसके अंदर मैथमेटिकल डेटा से। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसे देखो, जरा निकालो अपने को, सर वो पेज निकालो ओजोन वाला, जो ओजोन वाला क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को। नहीं क्या हुआ यही नहीं तो वहां पे आपकी क्वेश्चन कुछ ये आई थी, ऐसी कुछ इक्वेशन आई थी आप लोगों की, और मैंने मेन इक्वेशन आपको ये दी थी। तो देखिए इस इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन है आपका? ओजोन, पावर क्या है 2, पर साथ में कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन। वो क्या है आपका? प्रोडक्ट। उसके रेस्पेक्ट में हमेशा कैसा रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? नेगेटिव। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। अकोला सेंटर समझ में आया आपको? यस सर। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए। अब हमारा एक टॉपिक रह गया बहुत छोटा सा, जो आपको लर्न करना है, सिर्फ लर्न करना है। वो आपके सिलेबस में नहीं, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है आपको थोड़ा सा वो, ठीक है? तो 2 फॉर्मूले हैं, वो आप लर्न रखना हमेशा। मेरे को लगता नहीं कि वो कभी आपसे मेडिकल में उनको पूछता है, इंजीनियरिंग में डिटेल में है वो, पर हम लोग पढ़ लेते हैं फिर भी उसे एक बार, ठीक है? फॉर्मूले लिख लेते हैं हम तो। देखिए ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को मन करे तो लर्न कर लेना। जब भी आपको टाइम लगे थोड़ा तो इसे लर्न कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले का सब कुछ, वो सारा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका सारा लेवल कवर हो गया है।
AIPMT, एम्स, अगर आप उसे इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे आपसे उससे। आपके मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन होगा भी तो डायरेक्टली ऑप्शन बेस्ड होगा, देखा और टिक कर दिया इसको। आप लोग सब समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो पता है हमें कि इनिशियल है, फाइनल, ये आर नॉट है क्या, तो मैं समझा देता हूं कि वैसे ये आपको सिर्फ लर्न करना है, पर समझने के लिए आपके में एक आइसोमेरिज्म आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वहां पे दो टर्म पढ़ाई जाती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, और उसको हम पढ़ते हैं इससे। एक होता है पोलैरिमीटर। उस पोलैरिमीटर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी कंपाउंड की हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। सिर्फ समझ लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने एक होते प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ही प्लेन से एक लाइट आती है, अब हमने उसके बीच में कंपाउंड रखा। अब वो कंपाउंड क्या करेगा, उस लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में करेगा। अगर क्लॉकवाइज में करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करता है तो लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि सुक्रोज आपका होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो एंड फ्रक्टोज लीवो। तो अब इनके रोटेशन लिए गए हैं, रोटेशन कि इनिशियली कितना रोटेशन था, एट टाइम t कितना रोटेशन था, एंड इनफाइनाइट टाइम पे कितना रोटेशन था, उसके बेसिस पे फॉर्मूला रख दिया गया है। कोई यूज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लर्न कर लेना है, इसको लर्न करना है बस आपको। ये लिख लिया सबने? और कोई डाउट है तो डाउट की कोई जरूरत नहीं है, लर्न ही करना है आपको बस ये फॉर्मूला। ठीक है, लिख लो इसे। पहले समझ लीजिए, एक बार बोर्ड पे देखिए, सब बोर्ड पे देखिए। देखिए ये जो मैं आपको अब समझाने वाला हूं, ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, तो फाइनली आपको ये फॉर्मूला लर्न ही करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या हुआ, वो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना चाह रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ये कौन सा ऑर्डर है आपका? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसा है आपका ये? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में वो ये बोलना चाहता है कि आपने एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, तो अब आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें। तो सीधी बात ये है कि कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां ये कहना चाह रहा है कि जो इसने बोला कि KT is 2.303 log इनिशियल अपॉन फाइनल, जो आप यहां पे लिखना चाह रहे हो, लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, वो हम लिखेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में। किसके टर्म्स में लिखेंगे हम लोग? वॉल्यूम के टर्म्स में। पर अब वो वॉल्यूम है क्या, तो देखिए हम वो वॉल्यूम लेंगे NaOH का, तो इसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। यहां पे हम टाइट्रेशन भी कर रहे हैं। तो आपने NaOH डाला, तो यहां पे दो एसिड है आपके पास, एक तो HCl और एक आपके पास CH3COOH। इनिशियली कौन है आपके पास? सिर्फ HCl। तो NaOH कितना यूटिलाइज करेगा उसे? जो भी NaOH न्यूट्रलाइजेशन करेगा किसका करेगा? इस H प्लस का। आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T जब आपका ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो जितना बचा है ये तो हमेशा पूरा रहेगा, क्योंकि क्या है ये आपका कैटलिस्ट। ये क्या है आपका यहाँ पे? ये तो कैटलिस्ट होता है ना बेसिकली। ये तो इस मीडियम में, मतलब मीडियम की तरह यूज हो रहा है, आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद इनफाइनाइट टाइम पे आपका सिर्फ क्या रहेगा? पूरा CH3COOH प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा CH3COOH प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब अब जो NaOH आप यूज कर रहे हैं वो किसको प्रोड्यूस करने, किसको न्यूट्रलाइज करने में यूज होगा? पूरा का पूरा एसिड और प्लस ये H प्लस। तो उसी के बिहाफ पे हमने ये एस्टर की अमाउंट लिखी है। ठीक है, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, वो कुछ नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछेगा। अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे तो आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस। अब कुछ नहीं, इवन न्यूमेरिकल्स भी नहीं, वो न्यूमेरिकल्स भी नहीं, वो ज्यादातर इस डेरिवेशन को ही देखता है। नोट कर लीजिए कॉपी पे से। देखिए आप लोगों का पूरा खत्म हो चुका है चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं, नहीं अभी जाना नहीं है, अकोला सेंटर अभी कहीं नहीं जाना, बीच में सेकंड सीट पे ध्यान दो इधर। ठीक है, आप लोगों ये ध्यान रखो कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस किस टॉपिक पे? सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है,
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है ऑर्डर, एक तो ये जो मैंने प्रेशर वाले करवाए हैं क्वेश्चन, एट टाइम टी, इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको डिफरेंस भी लिखवाए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे और मॉलिक्यूलरिटी पे, मैंने वहां पे आपको लिखवाया था थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंटल, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक आपको याद रखना है ग्राफ, बताया था पोटेंशियल एनर्जी के, उसके दोनों ग्राफ, 1 स्टेप 2 स्टेप। दूसरा आपको याद रखना है टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट विल बिकम डबल और सम टाइम ट्रिपल। आप लोग फॉलो करेंगे उसे 2 से ही, बट कभी कभी क्या करता है वो उस फॉर्मूले को मेंशन करता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको 3 लेना है, तब आप उसको 3 से यूज करेंगे। तो अभी सारे सेंटर्स जो है हम लोग 5 से 10 मिनट्स देखेंगे दोबारा केमिकल काइनेटिक्स। सब लोगों के जिस सेंटर में जो डाउट है वो देखो अपने थ्योरी में और पूछो मुझसे कोई डाउट है तो आप लोगों का। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ए की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, बी की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और रेट दिया हुआ है, तो बोलता था रेट लो एक्सप्रेशन निकालो। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला। सब स्टार्टिंग से देखिए और जो डाउट है डिस्कस करते जाइए मेरे साथ। अरे सेंटर बताइए क्या डाउट है आपका इसमें? सर नहीं समझा गया। अच्छा, देखिए हमने ऐसा बोला कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट विल बिकम डबल एंड सम टाइम ट्रिपल। क्यों बोला हमने ऐसा? ऐसा हमने इसलिए बोला है, इस ग्राफ को आप देखिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन के बाद आपका इफेक्टिव कोलिजन स्टार्ट होता है। अभी तो सिर्फ ऐसे ही कोलाइड कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन इंक्रीज किया तो आपके इफेक्टिव कोलिजन डबल हो गए, इफेक्टिव कोलिजन डबल हो गए एंड सम टाइम ट्रिपल। उस वजह से हमने स्टेटमेंट को बोला है। आप लोगों का ध्यान बस यही जाएगा, सर ये ग्राफ पहले ऊपर था नीचे हो गया है, उस टाइम पे इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम डबल और ट्रिपल कब? जब आपके इफेक्टिव कोलिजन डबल हो गए। थाने सेंटर यही डाउट था आपका? यस सर। अभी भी देख लो, कुछ है तो पूछो। अभी भी अगर वहां पे थाने में, थैंक यू सर। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए मुझसे। और कोई डाउट? सर हाँ सर पुणे सेंटर। हाँ, पुणे सेंटर Sir, बोलिए। you gave a question in which A converts into 3B, and you gave a graph in which the point of intersection we had to find what. हाँ 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 हाँ, मैंने कर, वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है? अच्छा Yes sir. हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दोबारा समझाने की। मैं देख लूँ एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए मुझे। हाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे मान लो कितना है a, ये कितना है a 0, ये a माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x। एक टाइम पे क्या होगा इक्वल 3x। x कितना आ गया आपका a/4। देखिए सुनिए, पुणे सेंटर जो डाउट था आपका, हमने बोला किस टाइम पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है ना, बेसिकली ये तो बनाया था ग्राफ हमने। ये टाइम यही पूछा था ना हमने। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि एट दिस कंडीशन रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मैंने वैसे ही तो किया है, देखो यहाँ पे। तो मैंने देखा x a/4, मतलब a का 1/4 खत्म हुआ है। क्या हुआ है? 1/4। तो 25% रिएक्शन खत्म हो गई, तो t 1/4 होगा आंसर। तो ये t 1/4। अगर मान लीजिए आपका आता x इज इक्वल टू a/2, तो ये होता t हाफ। अगर ये आता आपका 3/4 है तो टाइम होता है 3/4। जितना रिएक्शन, देखिए जो आप हाफ लाइफ पढ़ते हो ना, उसका मतलब क्या होता है 50% खत्म। यहाँ पे कितना खत्म हो रहा है 1/4, मतलब 25% खत्म। तो टाइम आपका 1/4 हो गया। अगर मान लो ये होता x इज इक्वल टू a/2, तो t हाफ। x होता आपका a/4, होता 1/4। x होता आपका a/8, तो t होता आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/8। पुणे सेंटर आपको समझ में आया? Yes sir. और किसी का कोई डाउट? स्टार्ट करूं सॉल्यूशन चैप्टर? सर हाँ
हाँ अकोला सेंटर बोलिए। फॉर्मूला बता था सर, A is equal to A naught e raised to minus kt। हाँ बिल्कुल बताया था मैंने अभी। सर वो कैसे आया था वो नहीं समझा। मैं समझाता हूँ। वो मैंने तब आपसे पूछा तो था, आप मेरे को तब भी बताते, मैं तब भी करा देता आपको। अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मुझसे तभी पूछा करो, ठीक है? कोई बात नहीं, दोबारा हम लोग सीख लेते हैं उसको एक बार। मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था अभी, a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस के टी। देखिए मैं सभी सेंटर से एक बात बोल रहा हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट होता है किसी भी उसमें, तो मेरे से वो तुरंत पूछो, नहीं तो आप घर पे जाओगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और जितनी बार भी समझ में नहीं आता उतनी बार पूछो, बस मजे मत लेना कि मजे बार बार पूछ रहे हो। एक्चुअल में समझ में ना आए तब पूछो मेरे से वो। देखिए ये फॉर्मूला है, मेरे को डेराइव करना है कहां से, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए। तो देखो ये लॉग होता है आपका 10 के बेस पे। किसके बेस पे होता है? 10 के बेस पे। अब मैं इसे किस पे कर दूंगा? ई के बेस पे। बहुत अच्छा है। किसके बेस पे किया हमने इसे? ई के बेस पे। के टी ए नॉट बाय ए, ये क्या हो गया? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसे, ठीक है? इसको इधर ले जाओ, ए नॉट बाय ए। इसके बाद एक और स्टेप बहुत ही अच्छा, लॉग ई की पावर के टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट बाय ए। देख रहे हैं आप लोग? सबको नजर आ गया हम लोगों को, मुझे भी। ए नॉट बाय ए, देख रहे हो? और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना के टी को नीचे देख के। और a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर, बहुत सुंदर फॉर्मूला आपके पास है। अकोला सेंटर आपको समझ में आया अभी? यस सर। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। किसका बज रहा है? कौन? सॉल्यूशन स्टार्ट करूं मैं? सॉल्यूशन देखिए मेरी बात सुनिए, आज रियाज की क्लास लग गई है, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। नहीं अकोला सेंटर बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, बैठ के पूछिए, आराम से बैठ जाइए, बैठ के पूछिए। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? टेम्परेचर डिपेंडिंग स्टेप। हाँ तो उसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव पोजीशंस जो है, तो सर वो हम ठीक से कंपेयर क्यों नहीं करते? मैं आपको थोड़ा परेशान करूंगा, दोबारा पूछो, मैं नहीं समझ पाया हूँ आपका क्वेश्चन, दोबारा पूछिए मुझसे आप। सर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ग्राफ में हाँ ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग इफेक्टिव पोजीशन है, हाँ वो सर हम पीक लेवल से क्यों नहीं कंपेयर करते? टेम्परेचर से कंपेयर क्यों नहीं करते? देखिए आप एक बात सुनो भाई, मैंने तो किया है कंपैरिजन कि टेम्परेचर बढ़ाओगे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, मैंने बोला था ये लास्ट एपिसोड में, मैंने यही सिखाया था कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और मैंने वो ग्राफ अभी बनाया था यहाँ पे, वो डबल हो जाता है वो। दोबारा पूछो, और पूछो। हाँ बोलो। सर एक बार ग्राफ ड्रॉ करें। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। हाँ बोलो। जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है
हाँ। हमने टेम्परेचर का लिखा है दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज रेट नियरली डबल्स। हाँ तो सर ये इसका कोई रीजन है, जस्ट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये? अच्छा, देखिए अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से मेरा लास्ट एपिसोड देखा होता तो उसमें मैंने ये बात मेंशन की थी। ध्यान से देखिए जरा इधर आप, ये देखिए मैंने ऐसे कुछ लिखवाया था और यहाँ पे मैंने एनर्जी लिखवाई थी और मैंने आपको ये बताया था कि जो मैंने आपको बोला था फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट विल बिकम डबल और समटाइम ट्रिपल। उसका एक ही लॉजिक है, ये इफेक्टिव कोलिजन। और मैंने एक बार नहीं कई बार ये बात बोली थी कि अगर मान लीजिए इफेक्टिव कोलिजन x है तो ये होगा यहाँ पे 2x, ये x और ये 2x। कभी कभी ये टोटल इफेक्टिव कोलिजन बता रहा है और मैंने ये बोला था E थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मैंने ये भी कहा था टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे कम करो कुछ भी कर लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसी रहेगी हमेशा कांस्टेंट। और मैंने बोला था देखो ये एरिया जो है ये x है और टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करने से कैसा हो गया डबल। और मैंने ये भी कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डबल होता है, कभी कभी क्या होता है ट्रिपल। उस केस में हम 3 यूज करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन 2 पे बेस्ड हैं। जब तक वो एग्जाम में मेंशन नहीं करेगा कि 3 है तब तक आप 3 यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया 55 डिग्री सेल्सियस तो 2, 55 में 25 का कितना हो जाए? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, रुको आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। 8 टाइम्स हो जाएगा। हाँ पूछिए क्या डाउट है, पूछिए। सर जो हमने डेल एन बाय एन भी कैलकुलेट किया, कंपेयर किया, हाँ। तो सर हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पे ही क्यों किया, वो कर्व के पीक लेवल पे क्यों नहीं किया? हाँ देखिए ये भी मैंने बोला था, ये मैंने आज ही बोला था थोड़ी देर जस्ट पहले कि आपका क्वेश्चन ये आएगा सर ये पीक बताओ। तो मैंने आपको क्या बोला है, ये पीक तो सिर्फ एक धोखा है, काम की चीज तो ये है, ये है इफेक्टिव कोलिजन आपका, ये इफेक्टिव कोलिजन डबल ट्रिपल हो रहा है। देखिए होता कुछ नहीं है, आप याद करो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वहां पे हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से हर मॉलिक्यूल अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल आप अपने अपने क्लासरूम का एग्जांपल ले लीजिए, मैं आप लोगों के क्लासरूम को नीचे से हीट करना स्टार्ट करता हूं तो आप लोग बहुत तेज तेज भागना स्टार्ट करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन डबल हो जाएगा। ये थोड़ी ना कि मैं पहले थोड़ा सा हीट करूंगा उसी में इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, कुछ टाइम बाद, कुछ इस स्टेज पे। आप इस कर्व को नहीं, हमें इसको देखना है क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में मुझे मतलब प्रोडक्ट के बनने से है, चाहे कितने भी कोलिजन हो जाए आपस में, मेरा मतलब तो है जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तब प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट यहां बन रहा है। इस केस में यहां पे टेम्परेचर T एट टेम्परेचर T प्लस 10, T केल्विन एंड T प्लस 10 केल्विन, प्रोडक्ट तो मेरा इस कोलिजन से बन रहा है तो मैं तो उसी को चेक करूंगा। अकोला सेंटर दोबारा पूछिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिए। अगर आपको नहीं आया दोबारा पूछिए, आस पड़ोस में मत देखिए, मुझसे पूछिए नहीं आया तो। अकोला सेंटर ओके सर, थैंक यू। अच्छा ओके, नेहरू सेंटर आगे हो गया, समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू। अकोला सेंटर आप लोग बोलिए, समझ में आया? अकोला, अकोला सेंटर प्लीज बोलो। हाँ सर बट ऐसा कैसे हो सकता है कि इनिशियली वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है इफेक्टिव कोलिजन अंडरगो करने वाला और फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी पे वो एकदम से बढ़ जाता? अगर आप एक बार वो कर्व देखोगे, देखिए ये जो स्टेज है ये वही स्टेज है। आपका यही क्वेश्चन आया था गैसीय स्टेट में भी, किसने मुझसे पूछा था, उसमें भी हमने क्या किया था, कर्व को ऐसा कर्व था वो एंड में जाके सारी स्पीड सेम हो जाएगी। अगर आप ध्यान करोगे उसमें तो उसका कर्व भी सेम यही था, यहाँ पे था स्पीड और यहाँ पे था इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद करिए उसको। उसका कर्व भी यही था, स्पीड वाला भी कर्व। तो मैंने यही कहा था, आप बोलोगे सर ये मैंने बोला था ऐसे कर्व बनाया था, मैंने ऊपर वाले कौन से बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, ये वाले कौन से बोले थे मैंने एवरेज, और ये कौन से बोले थे मैंने आरएमएस। तो आपने मुझसे बोला था क्या सर मोस्ट प्रोबेबल के मॉलिक्यूल कम हो गए, मतलब ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए ना। मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे ये बोला था कि मॉलिक्यूल वही हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी स्पीड चेंज कर ली है। अब जो मोस्ट प्रोबेबल वाले हैं उन्होंने ज्यादा स्पीड अटेन कर ली है,
मैंने ऐसा भी नहीं कहा था कि देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हर मॉलिक्यूल अपनी स्पीड को बढ़ाता है, इंक्रीज करेगा ही करेगा। मॉलिक्यूल तो 100 ही है, ये तो ना कि मैंने हीट किया 100 से 200 हो गए, ऐसा मैंने बोला ही नहीं एक बार भी। सिर्फ मैंने ये बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हर मॉलिक्यूल ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। अब हर मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा कर लूं, और एक टाइम ऐसा आएगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कि ये ग्राफ आपका ये हो जाएगा एकदम कांस्टेंट, सॉरी एकदम कांस्टेंट, वो मॉलिक्यूल जो है सेम स्पीड अटेन करेंगे, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा ग्राफ ये वाला एकदम, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी हुआ है कि इस टाइम पे मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, बहुत फास्टली बढ़ रहे हैं। इसको देख के ही ये ग्राफ साथ बनाया गया है। कोई आपसे पूछता है कि सर यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन कहाँ है, तो यहां मत देखना, यहां देखना, क्योंकि आप एक बार बताओ, मैंने आपको एक जब ग्राफ बताया था, ये ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ मैंने कहा था A2 + B2, ये ट्रांजिशन स्टेट AB। आपको याद होगा ये मैंने बताई थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और मैंने कहा था एक आदमी चढ़ रहा है इसके ऊपर, तो मैंने कहा था उस आदमी को मैं ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं, आपको सिर्फ इसे यहां तक पहुंचाना है। उसके प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद पता लगता है कि इफेक्टिव कोलिजन था, वो ET, ये ET है ना आपका, इसके बाद इस तक तो पहुंचाना पड़ेगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया कोला सेंटर? Yes, sir. अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप घर पे जाके इसे पढ़े और नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट पूछें आप लोग, फिर दोबारा देखना इसको, डाउट होगा फिर पूछना मुझसे। सर हाँ बोलिए। सर अकोला सेंटर, हाँ, सर मैं- जीरो ऑर्डर में जो टोटल टाइम पीरियड है वो 2 टाइम्स T क्यों रहता है? अच्छा वो हाफ लाइफ वाला, वो 2 हाफ लाइफ और इनफाइनाइट हाफ लाइफ। हाँ यार वो एक ध्यान, हाँ यार ध्यान रखना इस बात को एक हमेशा, कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट है तो ये सब देखा गया था, हाफ लाइफ को आपने कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया। भाई मैंने आपसे कहा कि आप 100 कंसंट्रेशन है आपके पास, आप 100 की हाफ लाइफ बताओ, तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर है जीरो ऑर्डर है। तो अगर आप जीरो ऑर्डर को देखोगे तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, मतलब 100 से 50, 50 से 0। अगर 100 से 50 तक का डिफरेंस 50 रहा है तो नेक्स्ट भी वो उसको फॉलो करेगा, 50 से कितना जाएगा 0, पूरा खत्म कर देगा। आपने कहा सर मैं 1000 लूंगा, ले लो, 1000 से 500, 500 0। अब आपने कहा मैं तो 1 लाख लूंगा, 1 लाख से 50,000, 50,000 0। पर जब आप फर्स्ट ऑर्डर पे आए तो फर्स्ट ऑर्डर वो क्या था, इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, मतलब वो सिर्फ उसी को उसका हाफ कर देगा। कैसे? 100 से 50, 50 से 25, 12.5, 6.25, देन 3.175, इस तरह से। अकोला सेंटर दोबारा पूछो नहीं आया तो ठीक है। और वो आपसे ना, आप जब अपने मॉड्यूल सॉल्व करोगे तब आपको दिखाई देगा वो यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के यही पूछ रहा है, बस ध्यान रखना ऑर्डर, और वो ये बोलेगा कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 100% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब सुनिए सब ध्यान से आप लोग, एक मिनट जरा, आप लोग का सॉल्यूशन चैप्टर है, एक मिनट बुक नहीं बंद, बुक बंद मत करो, सुनो एक मिनट। आप लोग के सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबको आती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब आता है आपको कि नहीं आता है? मैं सबसे पूछता हुआ चल रहा हूं, बताओ मुझे नेहरू सेंटर, पुणे सेंटर, ओके, पुणे सेंटर, पुणे सेंटर, हाँ मैं आ रहा हूँ, रुको अभी आ रहा हूँ। पुणे सेंटर, पुणे, चैम्बूर सेंटर, चैम्बूर सेंटर, थाने सेंटर, Yes, sir. नासिक, Yes, sir. अकोला सेंटर, खारगर, सर हाँ बोलिए। ये जो ग्राफ के पहले वाले कॉन्सेप्ट आपने समझाया तो कितना समझा सकते हैं? ग्राफ के पहले वाला कौन सा दोबारा बोलिए एक बार। अभी का आपने जो ग्राफ वाला जो A = A0 * E⁻⁴
वो कैसे आया? अच्छा ठीक है, मैं अभी करवा देता हूँ, आपको अभी करवा देता हूँ। पहले मुझे बताओ, आप लोग खारगर सेंटर की, आप लोगों को अभी कोई नहीं उठेगा, ये सब पैकिंग बुकिंग बाद में करना तेरे को। ये आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन टाइम आता है, मोलैरिटी मोल कॉन्सेंट्रेशन सिखाया गया, आप लोगों को आता है खारगर सेंटर? ओके। हाँ मैंने सुना। बोरीवली सेंटर, कल्याण सेंटर, यस सर। दादर, यस सर। पवई, अकोला सेंटर, नेक्स्ट क्लास में देखूंगा आप लोग कितना आता है। नेक्स्ट क्लास में सबका टेस्ट होगा स्टार्टिंग में 15-20 मिनट्स कंसंट्रेशन टर्म का। एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों से, अगर आप लोगों को आता होगा या कोई भी आपके डाउट होंगे उसमें तो लेके आना, ठीक है? A is equal to A naught e की पावर माइनस KT। बात नहीं, ये था आपका 10 के बेस पे, उसके बाद ले लो इसे E के बेस पे। कल्याण सेंटर देख लो, इसको कोई डाउट है तो पूछ लो। बात नहीं, कल्याण सेंटर पूछिए क्या डाउट है आपको इसमें? सर खारगर को डाउट। हाँ सॉरी, खारगर सेंटर, सॉरी कल्याण सेंटर को नहीं है, खारगर सेंटर बोलिए। सर हाँ सेकंड से थर्ड से कैसे आया? सेकंड से थर्ड, ये ऐसा हमने कहीं पढ़ा होगा आपने लॉग में, लॉग ए बी, तो हम इसे लिखते हैं लॉग ए बाय लॉग बी, ऐसा ही कुछ मैंने किया है।